एमए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों, आपको हमको प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन और मतलब एक तरह से भारतीय राजनीतिक विज्ञान को पढ़ाने को मिला है। मैंने 3 लेक्चर इसके पहले दिए थे। नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में हुए, लेकिन मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी पूरे कोर्स को ख़त्म कर दूं। मैंने आपको बताया था कि दंड नीति और अर्थशास्त्र का क्या संबंध है। मैं उसके आगे आपसे बात करना चाहता हूं। अर्थशास्त्र एवं दंड नीति, भारत के राजनीति के 2 दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसमें प्राचीन भारत में राजनीति के कई दृष्टिकोण प्रस्तुत हैं। देश, काल और पात्र के अनुसार राजनीति के ये दृष्टिकोण परिवर्तित होते रहे। प्राचीन भारतीय राजनीति विज्ञानियों ने अपने अपने ढंग से दृष्टिकोण की व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। अब देखिए, अर्थशास्त्र एवं दंडनीति राजनीति के 2 दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, लेकिन दोनों का आधार क्या है? चाहे अर्थशास्त्र हो चाहे दंडनीति हो, दोनों का आधार क्या है? होलिस्टिक वेलफेयरिज्म। प्राचीन भारत में राजनीति का एक ही उद्देश्य है, प्रजा को सर्वाधिक सुख और प्रजा का होलिस्टिक वेलफेयर, संपूर्ण कल्याण, सिर्फ आर्थिक कल्याण नहीं, सिर्फ भौतिक कल्याण नहीं। आपके पास बहुत कार हो गए, बहुत पैसा हो गया, बहुत रुपया हो गया, बहुत बड़े बड़े मकान हो गए, यह कल्याण नहीं हुआ। भारतीय राजनीतिक चिंतन इसको कल्याण नहीं मानते। उन्होंने लिखा, नीति प्रकाशिका ने लिखा कि जिस व्यक्ति के पास भौतिक संसाधन की बहुलता होती है, वह व्यक्ति सर्वाधिक दुखी व्यक्ति होता है। जिस व्यक्ति के पास भौतिक संसाधनों की अधिकता होती है, अगर वह अपने संसाधन को बांटता है, मतलब रोजगार देता है, तो वह अच्छा भौतिक सुख प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति अपने संपूर्ण भौतिक संसाधन को राष्ट्र और समाज को समर्पित कर देता है, वह क्या होता है? डिवाइन हो जाता है, दैवी हो जाता है। इसी को गांधी ने ट्रस्टीशिप कहा। ट्रस्ट है, हम ट्रस्टी हैं, हमारा कुछ नहीं। और सही बात है, हमारा क्या है? जो संसाधन है ये हमारा क्या है? जब तक हम हैं तब तक हमारा है, जब हम नहीं है तो हमारा नहीं है। लोग धन संपदा के लिए मरते रहते हैं, जब तक हैं तब तक उनको बड़ा गर्व होता है। आंख बंद होते ही वो धन संपदा कहां चली जाती है किसी को पता है? भौतिक संसाधन चलायमान होता है, दौड़ता रहता है, चलता रहता है, परिवर्तित होता है। इसलिए भौतिक संसाधन से संपन्न व्यक्ति को अहंकारी नहीं होना चाहिए, उसे विनम्र होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए, दानशील होना चाहिए, दानी होना चाहिए। अर्थशास्त्र और दंडनीति इस भौतिक संसाधन से संपन्न व्यक्ति को दानी बनाता है, परोपकारी बनाता है, होलिस्टिक वेलफेयर का कारक बनाता है। प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन का यह भाव दुनिया के किस राजनीतिक चिंतन में मिलता है? ये कोई सोच ले, नहीं मिलता। कामसूत्र कहता है कि दोनों, अर्थशास्त्र और दंडनीति दोनों का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है। जन सापेक्ष गवर्नेंस,
गवर्नेंस कैसा? जन सापेक्ष, जनता की भागीदारी का गवर्नेंस। यह कामसूत्र दंड नीति और अर्थशास्त्र की व्याख्या में कहता है। अर्थ की परिभाषा में कामसूत्र बहुत अच्छी बात कहता है। क्या कहता है कि अर्थ में क्या क्या आता है और शास्त्र में उसमें क्या क्या आता है। अर्थशास्त्र में आता है भूमि, अर्थशास्त्र में आता है पशु, अर्थशास्त्र में आता है धान्य कृषि, अर्थशास्त्र में आता है बर्तन खाने की सामग्री, अर्थशास्त्र में आता है भांड, भांड मतलब बर्तन का रूप, अर्थशास्त्र में आता है गवर्नेंस, अर्थशास्त्र में आता है स्टेट, अर्थशास्त्र में आता है मित्र और अर्थशास्त्र में आता है सौहार्द। ये सब मिलाकर के अर्थशास्त्र बनते हैं और वांछित वस्तुओं को प्राप्त करने के साधनों में परिवर्तन, परिवर्धन और संशोधन की प्रक्रिया ही अर्थशास्त्र है। अगर हम आज चाहें, हमारी वांछित वस्तु क्या है? आपकी वांछित वस्तु क्या है? आपकी वांछित वस्तु ऐसा है कि हम, आजकल अंबानी अडानी का बहुत नाम चलता है, हम अंबानी बन जाए तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा। राज्य बना देगी क्या? नहीं बना देगी। तो क्या करें? हम बनना चाहते हैं, उद्योग करें, उद्योग करें, मेहनत करें, परिश्रम करें, अपनी मेधा शक्ति का प्रयोग करें। और अगर आप में चिति है, मेधा शक्ति है, तो आपको अंबानी जैसा बनने से स्टेट नहीं रोकेगा, राज्य नहीं रोकेगा, बना देगा और आपका सहभागी बन जाएगा। यह है अर्थशास्त्र का मूल रूप। सभी प्रकार के धन, संपत्ति, रोजगार मतलब वृत्ति के निरूपण की जब संज्ञा दी जाती है तो वह अर्थशास्त्र कहलाता है। सभी प्रकार का रोजगार, आईएएस, पीसीएस, उद्योग धंधा, जो भी जिस तरह का उद्योग करता है, मल्टीनेशनल, नेशनल, जितने भी उद्योग धंधा हैं, सब अर्थशास्त्र के अंग हैं। दंड नीति सबको नियंत्रित करती है। यह सही है? यह गलत कहा है? इसलिए इन सारे तत्वों का विवेचन अर्थशास्त्र के रूप में सामने आता है और यही विवेचन धर्मशास्त्र के रूप में भी आता है। अब दोनों में अंतर क्या है? अर्थशास्त्र में विवेचन भौतिकवादी दृष्टि से होता है, धर्मशास्त्र में विवेचन नैतिकवादी दृष्टि से होता है। नैतिकता भी जरूरी है। गवर्नेंस को चलाने, प्रशासन को चलाने, राज्य को चलाने, व्यवस्था को चलाने का आधार नैतिक होना चाहिए। अनैतिक राज्य व्यवस्था, अनैतिक प्रशासन, अनैतिक गवर्नेंस अराजकता को निमंत्रण देता है। यह कामसूत्र कहता है। यह कामसूत्र की व्याख्या है। अब कामसूत्र कामसूत्र का मतलब, काम मतलब वो काम नहीं जिसको आप सोच रहे हैं। काम मतलब महत्वाकांक्षाओं का सूत्र, इच्छाओं का सूत्र ही कामशास्त्र है। तो इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं के सूत्र में दंड नीति एक प्रमुख तत्व है। इसलिए कहता है कि जब अर्थशास्त्र के सभी तत्वों को, जब अर्थशास्त्र के सभी तत्वों को प्रजा, शासन, अपराध और दंडनीति से जोड़ा जाता है, जब अर्थशास्त्र के प्रमुख तत्वों को प्रजा, जनता, अपराध, हिंसा और दंड से जोड़ा जाता है तो उसको दंड नीति कहते हैं। सब दंड नीति में सारे तत्व हैं।
लेकिन उसमें अपराध के साथ प्रजा जुड़ गया, शासन जुड़ गया, तो वो दंड नीति कहा जाता है। और यह दंड नीति अर्थशास्त्र का एक प्रमुख भाग बन जाता है। यद्यपि अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों में धर्म की व्यापक मान्यता है, अर्थशास्त्र ने भी धर्म को इनकार नहीं किया, अर्थशास्त्र में धर्म को अलग नहीं किया, अर्थशास्त्र ने भी धर्म को इनकार मतलब किनारे नहीं किया, अर्थशास्त्र ने भी धर्म को माना। लेकिन मूलतः केंद्रीय स्थानीय शासन विकेंद्रीकृत व्यवस्था, केंद्रीय और स्थानीय शासन, टैक्स ग्रहण करने का अधिकार, कर ग्रहण करने का अधिकार आदि के साथ साथ संधि, विग्रह, राज कर्मचारियों की नियुक्ति एवं दंड के संबंधित ग्रंथ को जब जोड़ते हैं तो वह दंड नीति आता है। तो दंड नीति में इंटरनेशनल परिप्रेक्ष्य भी है। संधि का क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शब्द है। विग्रह क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का शब्द है। युद्ध क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का शब्द है। बाह्य सुरक्षा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का शब्द है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति का अध्ययन है, मार्गंथो ने कहा। तो दंड नीति भी शक्ति का अध्ययन है। तो दंड नीति सिर्फ राष्ट्रीय नहीं है, दंड नीति अंतर्राष्ट्रीय है, इंटरनेशनल है। इसलिए भारतीय राज्य व्यवस्था कहा जाता है ना कि अगर किसी राज्य को तभी राज्य मानेंगे जब अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हो जाए। तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक कहते हैं कि हां, हम भी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता चाहते हैं, इसलिए संधि की बात करते हैं, इसलिए विग्रह की बात करते हैं, इसलिए युद्ध की बात करते हैं, इसलिए सेना की बात करते हैं, हथियारों की बात करते हैं, सब अंतर्राष्ट्रीय। यही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। इसलिए प्राचीन भारत का दंड नीति और अर्थशास्त्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की भी व्याख्या करता है। पीवी काणे ने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र में लिखा कि दृष्टार्थ स्मृति, जो दिखाई पड़े और क्रियाशील हो, वह दंड नीति है। मेधातिथि मानता है कि राजा के कर्तव्य या तो दृष्टार्थ, कार्यपालिका के कर्तव्य या तो दृष्टार्थ होते हैं या तो अदृष्टा, जो दिखाई भी पड़ते हैं और छुपे हुए भी होते हैं। तो दिखाई पड़ने वाला राजा का कार्यपालिका कर्तव्य तो आपको दिख जाता है, लेकिन जो छुपे हुए राजा का कर्तव्य वो कैसे दिखेगा? उसको भी खोजना पड़ता है। तो शासन उस अछुपे हुए राजा के कर्तव्य को खोजता है। अब इसको दूसरे शब्दों में समझिए। कार्यपालिका के जो निर्णय होते हैं, कानून बनता है, कार्यान्वित होता है, वह सब दृष्टार्थ हैं। लेकिन कार्यपालिका जो अंतरतम काम करती है वह भी कौन दिखा लेता है? समाज उसको खोज लेता है। यही सोशल मीडिया है। तो प्राचीन भारत में कि सोशल मीडिया एक ऐसा, सोशल मीडिया जैसा शब्द नहीं है प्राचीन भारत में, लेकिन सोशल मीडिया का भाव यह है कि प्राचीन भारत में समाज के पास एक ऐसी दृष्टि है जो कार्यपालिका के अदृष्टार्थ कार्यों को खोज करके समाज के सामने रखती है। तो जिस तत्व से अदृष्टार्थ कार्यपालिका के कार्यों को खोजा जाता है, वह तत्व प्राचीन भारत में अगर था तो उस प्राचीन भारत के उस तत्व को आधुनिक भारत में सोशल मीडिया के रूप में जानते हैं। यह है महत्वपूर्ण पक्ष। यह व्याख्या होनी चाहिए। प्राचीन भारत में इस तरह की व्याख्या के तत्वों की व्याख्या करना आसान नहीं है, लेकिन अगर किया जाए तो भारत के राजनीति विज्ञान का दशा और दिशा दोनों बदल जाएगा। लेकिन लोग करते नहीं, लोग नहीं करते। स्वतंत्र भारत में तो एकदम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो मेधा नहीं है। दृष्टार्थ में राजा दंड आदि का प्रयोग करता है।
दृष्टार्थ में राजा दंड आदि का प्रयोग करता है। अर्थशास्त्र के समान दंड नीति भी दृष्टार्थ है। इसमें व्यक्ति की लौकिक आवश्यकताओं का निर्धारण होता है। व्यक्ति की लौकिक आवश्यकताओं का निर्धारण, क्या क्या लौकिक आवश्यकता व्यक्ति की होती है? रोटी हो, छत हो, मकान हो, रोटी कपड़ा हो, शिक्षा हो, रोजगार हो। एक सामान्य व्यक्ति इतना ही चीज सोचता है कि उसको रोटी का आधार मिल जाए, उसको एक मकान मिल जाए, उसको एक कपड़ा मिल जाए, उसको रोजगार मिल जाए। इससे अधिक व्यक्ति नहीं सोचता। इससे आगे आने वाला जो सोचने वाला व्यक्ति है कि हमारा यश हो जाए, हमारा नाम हो जाए, हमारा सम्मान बढ़ जाए, हमारा प्रभुत्व समाज पर बढ़े, ऐसे व्यक्ति कम होते हैं। अधिकतर व्यक्ति रोटी कपड़ा मकान और रोजगार छोड़ देते हैं, और कम व्यक्ति ऐसे होते हैं समाज में जो सम्मान खोजते हैं, जो गौरव खोजते हैं, जो प्रभुत्व स्थापना की बात सोचते हैं। वो बहुत कम होते हैं। और वो प्रभुत्व स्थापना करने वाले व्यक्ति के पीछे यही रोटी कपड़ा मकान और रोजगार करने वाले व्यक्ति उसका निर्माण करते हैं। यह अर्थशास्त्र की परिभाषा, अर्थशास्त्र में कहा गया। राजनीति परक जो जितनी संज्ञाएं हमने आपको बताई वह सभी नीति शास्त्र या राजनीति शास्त्र के शब्द हैं। इसलिए प्राचीन भारत में नीति शास्त्र भी मिलता है, राजनीति शास्त्र भी मिलता है। कल्पकृत्य तरु और विष्णुगुप्त में राजनीति शास्त्र का नाम है। कृत्य कल्पतरु में राजनीति शास्त्र शब्द का प्रयोग है। विष्णुगुप्त को कृत्य कल्पतरु क्या कहता है? विष्णुगुप्ताय नमः। विष्णुगुप्त राजा है कृत्य कल्पतरु का, तो वह अपने राजा को नमस्कार करता है। जिसने अर्थशास्त्र का मंथन करके लिखता है कृत्य कल्पतरु, विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्र का मंथन कर नीति शास्त्र रूपी राजनीति शास्त्र रूपी अमृत को निकाला। मतलब नीति कृत्य कल्पतरु ने राजनीति शास्त्र की संज्ञा अमृत से की, अमृत से की। पंचतंत्र में अर्थशास्त्र एवं नीति शास्त्र एक दूसरे के पर्याय है। पंचतंत्र में नीति शास्त्र और अर्थशास्त्र एक दूसरे के पर्याय हैं। मिताक्षरा ने अर्थशास्त्र को राजनीति शास्त्र का तथा धर्म का अभिन्न अंग माना है। अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र धर्म का अभिन्न अंग है, और इसलिए धर्म के बिना प्राचीन भारत में न अर्थशास्त्र चल सकता है न राजनीति शास्त्र चल सकता है। लेकिन राजनीति शास्त्र के लिए विभिन्न पारिभाषिक जो शब्द हमने आपको बताए, उसके बावजूद भी दंड नीति की प्राचीन भारत में व्यापक अर्थबोधक, दंड नीति का व्यापक अर्थबोधक स्वरूप है। दंड नीति के 4 आधार हैं: अलब्ध लाभार्थी, लब्ध परिरक्षणी, रक्षित विवर्धनी, वृद्धेषु तीर्थेषु प्रतिपादनी। अर्थात पहला, जो वस्तु प्राप्त न हुआ हो उसे प्राप्त करना, जो वस्तु प्राप्त हो उसको संरक्षण करना, जो वस्तु संरक्षित हो उसको बढ़ाना, और जो वस्तु बढ़ गई हो, इंटरेस्ट आ गया हो, उसका ब्याज मिल गया हो, उसको समाज में समानता के आधार पर बांटना। बंटवारा। समाज में जो राज्य जिन आर्थिक तत्वों को, सामाजिक तत्वों को जुटाता है, वह राज्य उसको अपने पास नहीं रखे, उसको समाज में बांट देना चाहिए ताकि समाज का हर व्यक्ति सशक्त हो। तो सशक्त समाज, सशक्त व्यक्ति में नारी और पुरुष दोनों, सशक्त में जीव और जंतु दोनों, सृष्टि, सशक्त सृष्टि, सशक्त सृष्टि के सभी तत्व, यह दंड नीति का उद्देश्य है।
और इसी दंड नीति के उद्देश्य को पुरुषार्थ कहा जाता है और इसी को धर्म अर्थ काम मोक्ष के आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है। इसलिए यह कहना कि राजनीति विज्ञान जैसी कोई वस्तु भारत में कभी नहीं रही, यह इससे खंडन हो जाता है। मैं यह मानता हूं कि प्राचीन भारत का राजनीतिक विज्ञान प्रभुत था, प्राचीन भारत का राजनीतिक विज्ञान विराट था, प्राचीन भारत का राजनीतिक विज्ञान दुनिया के सभी राजनीतिक विज्ञानों की तुलना में व्यापक था, वैश्विक था, जनकल्याणकारी था, होलिस्टिक वेलफेयरिस्ट था, होलिस्टिक वेलफेयरिस्ट। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का मूल अर्थ होलिस्टिक वेलफेयरिज्म है। तो मैंने 2-3 लेक्चर में, छोटे छोटे लेक्चर में संक्षेप में, इसका बहुत व्यापक अर्थ है, तो समय नहीं है आपके पास, कितना व्यापक अर्थ समझ भी नहीं पाएंगे आप। छोटे छोटे शब्दों में, छोटे छोटे व्याख्यानों में मैंने प्राचीन भारत के राजनीतिक सिद्धांतों की भूमिका प्रस्तुत की और इस भूमिका को समझ करके आप धर्मशास्त्र की राजनीति को अच्छी तरह समझ सकते हैं। अगले क्लास में मैं आपको धर्मशास्त्र में राजनीतिक चिंतन पर अपनी बात रखूंगा, आप इसका इंतजार करिए। कल मैं धर्मशास्त्र की राजनीति पर पूरा व्याख्यान दूंगा। नमस्कार।